मेहमानों की भीड़ से घर खचाखच भर गया था। एक तो शहर के प्रसिद्ध प्रसिद्ध डॉक्टर, उस पर आखिरी बेटे का ब्याह। दोनों तरफ के मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। इतना बड़ा घर होते हुए भी वह मेहमानों को अपने में समा नहीं पा रहा था। कुछ रिश्ते दूर के होते हुए भी, या कुछ लोग बिना रिश्ते के भी बहुत पास के अपने से लगने लगते हैं, और कुछ नजदीक रिश्ते के लोग पराये बेगाने से लगते हैं। सच ही तो है, रिश्तों में क्या धरा है। महत्व तो इस बात का है कि अपने व्यक्तित्व द्वारा कौन किसको कितना आकृष्ट करता है। तभी तो डॉक्टर राजू के लिए शुभदा उनकी कितनी अपनी बन गई थी। क्या लगती है शुभदा उनकी? कुछ भी तो नहीं। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर राजू सहज ही मिलने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उनकी आंखों में ना जाने ऐसा कौन सा चुंबकीय आकर्षण है जो देखने वालों की नजरों को बांध सा देता है। अपने समय के लेडी किलर रहे हैं डॉक्टर राजीव। बेहद खुश मिजाज, जो भी युवती उन्हें देखती वह उन जैसा ही पति पाने की लालसा करने लगती। डॉक्टर राजीव दूल्हा बन जब ब्याहने गए थे, तभी सब लोग दुल्हन से ईर्ष्या कर उठे थे। क्या मिला है उन्हें ऐसा सजीला गुलाब सा दूल्हा? गुलाब अपने साथ कांटे भी लिए हुए है, यह कुछ सालों बाद पता चला था। अपनी सुगंध बिखेरता गुलाब अनायास कितने ही भंवरों को भी आमंत्रित कर बैठता है। सुविधा भी डॉक्टर राजीव के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनकी तरफ खींची चली आई थी। बौद्धिक स्तर पर आरंभ हुई उनकी मित्रता दिन प्रतिदिन घनिष्ठ होती गई थी, और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के लिए अपरिहार्य बन गए थे। मिसेज राजीव पति के बौद्धिक स्तर पर कहीं भी तो नहीं टिकती थी। बहुत सीधे सरल स्वभाव की उषा बौद्धिक स्तर पर पति को ना पकड़ पाती। यूं उनका गठा बदन उम्र को झुठलाता गौरवर्ण, उज्ज्वल ललाट पर सिंदूरी गोल बड़ी बिंदी की दीप्ति ने बढ़ती अवस्था की पदजाप को भी अनसुना कर दिया था। गहरी काली आंखें, सीधे पल्ले की साड़ी और गहरे काले केश, वे भारतीयता की प्रतिमूर्ति लगती थी। बहुत पढ़ी लिखी ना होने पर भी आगंतुक सहज ही बातचीत से उनकी शिक्षा का परिचय नहीं पा सकता था। समझदार, सुघड़, सलीकेदार और आदर्श गृहिणी, आदर्श पत्नी व आदर्श माँ की वे सचमुच साकार मूर्ति थी। उनसे मिलते ही दिल में उनके प्रति अनायास आकर्षण अपना तो जाग उठता। आश्चर्य होता था यह देखकर कि किस आकर्षण से डॉक्टर राजीव शुभदा की तरफ झुके। मांसल थुलथुला शरीर, उम्र को जबरन पीछे ढकेलता सौंदर्य, रंगे कटे केश, नुची भौहें, निरंतर सौंदर्य प्रसाधनों का अभ्यस्त चेहरा, असमय की स्याही से स्याह बना चेहरा, सचरित्र संयमी मिसेज राजीव के चेहरे के सम्मुख कहीं भी तो नहीं टिकता था। एक ही उम्र के माइलस्टोन को थामे खड़ी दोनों महिलाओं के चेहरों में बड़ा अंतर था। कहते हैं सौंदर्य तो देखने वालों की आंखों में होता है। प्रेमिका को अक्सर ही गिफ्ट में दिए गए महंगे महंगे आइटम्स ने भी प्रतिरोध में मिसेज राजीव की जबान नहीं खुलवाई। प्रेमी ने प्रेमिका के भविष्य की पूरी व्यवस्था कर दी थी। प्रेमिका के समर्पण के बदले में प्रेमी ने करोड़ों रुपए की कीमत का एक घर बनवाकर उसे भेंट किया था। शाहजहां की मलिका तो मरने के बाद ही ताजमहल पा सकी थी, पर शुभदा तो उससे भी आगे रही। प्रेमी ने प्रेमिका को उसके जीते जी ही ताजमहल भेंट कर दिया था। शहर भर में इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन डॉक्टर राजीव के सधे कुशल हाथों ने मर्ज को पकड़ने में कभी भूल नहीं की थी। उस पर निर्धनों का मुफ्त इलाज उन्हें प्रतिष्ठा के सिंहासन से कभी नीचे ना खींच सका था। जिंदगी को जीती हुई भी
जिंदगी से निर्लिप्त थी मिसेज राजीव, जरूरत से भी कम बोलने वाली। बारात रवाना हो चुकी थी। यूं तो बारात में औरतें भी गई थी, पर वहां भी शुभदा की उपस्थिति स्वाभाविक ही नहीं, अनिवार्य भी थी। मिसेज राजीव ने घर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कहकर खुद ही शुभदा का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। माँ मिसेज राजीव की दूर की बहन लगती हैं। बड़े आग्रह से पत्र लिख उन्होंने हमें विवाह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। सालों से बिछुड़ी बहन इस बहाने उनसे मिलने को उत्सुक हो उठी थी। बारात के साथ न जाकर मिसेज राजीव ने उस स्थिति की पुनरावृत्ति से बचना चाहा था, जिसमें पढ़कर उन्हें उस दिन अपनी नियति का परिचय प्राप्त हो गया था। डॉक्टर राजीव काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। डॉक्टरों के अनुसार उनका एक छोटा सा ऑपरेशन करना जरूरी था। ऑपरेशन का नाम सुनते ही लोगों का दिल दहल उठता है। परिणाम स्वरूप ससुराल से भी रिश्तेदार उन्हें देखने आए थे। अस्पताल में सुभदा की उपस्थिति, उस पर उसे बीमार की तीमारदारी करते देख ताई जी के तन बदन में आग लग गई थी। वे चाहकर भी खुद को रोक ना सकी थी। कौन होती हो तुम राजीव को दवा पिलाने वाली? पता नहीं क्या क्या करके दिन ब दिन इसे दीवाना बनाती जा रही है। इसकी बीबी भी मरी नहीं है, ताई जी के कर्कश स्वर ने सहसा ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया था। अपराधिनी सी सिर झुकाए शुभदा प्रेमी के आश्वासन की प्रतीक्षा में 2 पल खड़ी रह सूटकेस उठाकर चलने लगी थी कि प्रेमी के आंसुओं ने उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। उषा पूरे दृश्य की साक्षी बनकर पति की आंखों की मौन प्रार्थना पढ़ वहां से हट गई थी। पत्नी के जीवित रहते प्रेमिका की उपस्थिति, सब कुछ कितना साफ खुला हुआ। कैसी नारी है प्रेमिका, दूसरी नारी का घर उजाड़ने को उद्धत। कैसे सब सहती है पत्नी, पर नारी का नाम भी पति के मुख से पत्नी को सहन नहीं हो पाता। सोच चाहे मिट्टी की हो या सगी बहन, कौन पत्नी सह सकी है। पिता का आचरण बेटों को अनजाने ही राह दिखा गया था। मंझले बेटे के कदम भी बहकने लगे थे। ना जाने किस लड़की के चक्कर में फंस गया था कि चतुर सुभदा ने बिगड़ती बात को बना लिया। ना जाने किन जासूसों के बूते उसने अपने प्रेमी के सम्मान को डूबने से बचा लिया। लड़के की प्रेमिका को दूसरे शहर पैक करा के बेटे के पैरों में विवाह की बेड़ियां पहना दी। सभी ने कल्पना की थी बाप बेटे के बीच एक जबरदस्त हंगामा होने की, पर पता नहीं कैसा प्रभुत्व था पिता का कि बेटा विवाह के लिए चुपचाप तैयार हो गया। ईर्ष्या और तनाव की जिंदगी में क्यों घुट रही हो, माँ ने उषा को कुरेदा था। एकदम चुप रहने वाली मिसेज राजीव उस दिन परत दर परत प्याज की तरह खुलती चली गई थी। माँ भी बारात के साथ नहीं गई थी। घर में 2 नौकरों और उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। इतने लंबे अंतराल में इतना कुछ घटित हो गया। माँ को कुछ लिखा भी नहीं। माँ तू विहीन सौतेली माँ के अनुशासन में बंधी उषा पति गृह में भी बंदी बनकर रह गई थी। माँ ने उषा की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वर्षों से मन ही मन घुटती मिसेज राजीव ने माँ का स्नेहपूर्ण स्पर्श पाकर मन में दबी आग को उगल दिया था। मैंने यह सब कैसे सहा, कैसे बताऊं। पति पत्नी को मारता है तो शारीरिक चोट ही देता है, जिससे कुछ समय बाद पत्नी भूल भी जाती है, पर मन की चोट तो सदैव हरी रहती है। ये घाव नासूर बनते जाते हैं जो कभी नहीं भरते। पत्नी सुलभ अधिकारों को पाने के लिए विद्रोह तो मैंने भी करना चाहा था, पर निर्ममता से दुत्कार दी गई। जब सभी राहें बंद हों तो कोई क्या कर सकता है। ऊपर से बहुत शांत दिखती हूं ना, ज्वालामुखी भी तो ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन अपने अंदर वह जाने क्या क्या भरे रहता है। कलह से कुछ बनता नहीं, डरती हूँ
कि कहीं पति को ही ना खो बैठूं। आज वे उसे ब्याह कर मेरी छाती पर ला बिठाएं या खुद ही उसके पास जाकर रहने लगें, तो उस स्थिति में मैं क्या कर लूंगी। अब तो उस स्थिति में पहुंच गई हूं जहां मुझे कुछ भी खटकता नहीं। प्रतिदिन बस यही मनाया करती हूँ कि मुझे सब कुछ सहने की अपार शक्ति मिले। कुदरत ने जिंदगी में सब कुछ दिया है, यह काटा भी सही। नारी को जिंदगी में क्या चाहिए? एक घर, पति और बच्चे। मुझे भी यह सब कुछ मिला है। समय तो उसका खराब है जिसे कुदरत कुछ देती हुई कंजूसी कर गई। ना अपना घर, ना पति और ना ही बच्चे, सिर्फ एक अदद प्रेमी। उषा कुछ रुककर धीमे स्वर में बोली, दीदी, कृष्ण की भी तो 2 प्रेमिका थी, राधा। मैं अपने कृष्ण की रुक्मिणी ही बनी रहूं, इसी में संतुष्ट हूं। लोग कहते हैं तलाक ले लो, क्या यह इतना सहज है? पुरुष निर्मित समाज में सब नियम भी तो पुरुषों की सुविधा के लिए ही होते हैं। पति को सब कुछ मानो, उन्हें सम्मान दो। मायके से स्त्री की डोली उठती है तो पति के घर से अर्थी। हमारे संस्कार तो पति की मृत्यु के साथ ही सती होना सिखाते हैं। गिरते हुए घर को हथौड़े की चोट से गिराकर उस घर के लोगों को बेघर नहीं कर दिया जाता, बल्कि मरम्मत से उस घर को मजबूत बना उसमें रहने वालों को भटकने से बचा लिया जाता है। तनाव और घुटन से 2 ही स्थितियों में छुटकारा पाया जा सकता है। या तो उस स्थिति से अपने को अलग करो या उस स्थिति को अपने से काट कर। दोनों ही स्थितियां इतनी सहज नहीं। समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को पार कर सकना मेरे वश की बात नहीं। मिसेज राजीव के उद्गार उनकी समझदारी के परिचायक थे। कौन कहेगा वे कम पढ़ी लिखी हैं? शिक्षा की पहचान क्या डिग्रियां ही हैं? बारात वापस आ गई थी। घर में एक और नए सदस्य का आगमन हुआ था। बेटे की बहू वास्तव में बड़ी प्यारी लग रही थी। बहू के स्वागत में उषा के दिल की खुशी उमड़ी पड़ रही थी। रस्म के मुताबिक द्वार पर बहू बेटे का स्वागत करना होता है। बहू बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद पाती है। सभी बड़ों के पैर छू आशीष द्वार से अंदर आने को हुआ कि किसी ने व्यंग से चुटकी ली, अरे भाई, इनके भी तो पैर छुओ, ये भी घर की बड़ी हैं। शुभदा स्वयं हंसती हुई आ खड़ी हुई। आशीष के चेहरे की हर नस गुस्से में तन गई। नया जवान खून कहीं स्थिति को अप्रिय ही न बना दे। बेटे के चेहरे के भाव पढ़ते हुए मिसेज राजीव ने आशीष के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, आगे बढ़कर चरण स्पर्श करो। काम की व्यस्तता व नई बहू के आगमन की खुशी में सभी यह बात भूल गए, पर आशीष के दिल में कांटा पड़ गया। माँ की रातों की नींद छीनने वाली इस नारी के प्रति उसके दिल में जरा भी स्थान नहीं था। शाम को घर में पार्टी थी। रंग बिरंगी रोशनियों से फूल वाले पौधों और फलदार व सजावटी पेड़ों से आच्छादित लॉन और भी आकर्षक लग रहा था। शुभदा डॉक्टर राजीव के साथ छाया सी लगी हर काम में सहयोग दे रही थी। आमंत्रित अतिथियों की लिस्ट, पार्टी का मेनू, सभी कुछ तो उसके परामर्श से बना था। शहनाई का मधुर स्वर वातावरण को मोहक बना रहा था। शहर के मान्य व प्रतिष्ठित लोगों से लॉन खचाखच भर गया था। नई नवेली बहू संगमरमर की तराशी मूर्ति सी आकर्षक लग रही थी। देखने वालों की नजरें उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं लेती थी। एक स्वर से दूल्हा दुल्हन व पार्टी की प्रशंसा की जा रही थी। साथ ही दबे स्वरों में हर व्यक्ति शुभदा का भी जिक्र छेड़ बैठता। यही है ना शुभदा, नीली शिफॉन की साड़ी में। डॉक्टर राजीव के बगल में आ खड़ी हुई शुभदा को देखते ही किसी ने पूछा, डॉक्टर राजीव ने क्या देखा इनमें? मिसेज राजीव को देखो ना, इस उम्र में भी कितनी प्यारी लगती हैं। तुमने सुना नहीं, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज। शुभदा ने शादी नहीं की?
शादी की होती तो अपने पति की बगल में खड़ी होती, डॉक्टर राजीव के पास क्या कर रही होती? किसी ने चुटकी ली। मजे हैं डॉक्टर साहब के, घर में पत्नी का और बाहर प्रेमिका का सुख। घर के लोग चर्चा का विषय बने, अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन आशीष घर आकर माँ पर बड़ा बिगड़ा था। पिता के कारण ही उसके मित्रों ने उसका उपहास किया था। माँ, तुम तो घर में बैठी रहती हो, बाहर हमें जलील होना पड़ता है। तुम यह सब क्यों सहती हो? क्यों नहीं बगावत कर देती? सब कुछ जानते हुए भी लोग पूछते हैं, शुभदा तुम्हारी बुआ है। मन करता है सबका मुंह नोच लूं। अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम यहाँ नहीं रहोगी। माँ निशब्द बैठी, मन की पीड़ा, अपनी बेबसी को आंखों की राह बह जाने दे रही थी। बच्चे दुख पाते हैं तो माँ पर उबल पड़ते हैं। वह किस पर उबले? नियति तो उसकी जिंदगी में पग पग भर मुंह चढ़ा रही थी। बेटी साधना डिलीवरी के लिए आई हुई थी। उसके पति ने लेने आने को लिखा था, तो उसने घर में शुभदा की उपस्थिति को देख कुछ रुककर आने को लिख दिया था। ससुराल में मायका चर्चा का विषय बने, यह कोई लड़की नहीं चाहती। उसी स्थिति से बचने का वह हर प्रयत्न कर रही थी, पर इतनी लंबी अवधि के विरह में तपता पति अपनी पत्नी को विदा कराने आ ही पहुंचा। शुभदा का स्थान घर में क्या है, यह उससे छिपा ना रह सका। स्थिति को भांप कर ही चतुर विवेक ने विदा होते समय सास और ससुर के साथ साथ शुभदा के भी चरण स्पर्श कर लिए। पत्नी गुस्से में तमतमाती हुई कार में जा बैठी और जब विवेक आया तो एकदम गोली दागती हुई बोली, तुमने उसके पैर क्यों छुए? पति ने हंसते हुए चुटकी ली, अरे वह भी मेरी सास है। साधना रास्ते भर गुमसुम रही। बहुत दिनों बाद सुना था आशीष ने माँ को अपने साथ चलने के लिए बहुत मनाया था, पर वह किसी भी तरह जाने को राजी नहीं हुई। लक्ष्मण रेखा उन्हें उसी घर से बांधे रही। आंतरिक साहस के अभाव में ही मिसेज राजीव उसी घर से पति के साथ बंधी हैं। रात भर छटपटाती हैं, कुढ़ती हैं, फिर भी प्रेमिका को सह रही हैं। सुबह शाम की 2 रोटियां और रात के आश्रय के लिए वे डरपोक हैं, समाज से डरती हैं, संस्कारों से डरती हैं, इसलिए उन्होंने जिंदगी से समझौता कर लिया है। सुना था इतनी असीम सहन शक्ति वह धैर्य केवल पृथ्वी के पास ही है, पर मेरे सामने तो मिसेज राजीव असीम सहनशीलता का साक्षात प्रमाण है। आपको क्या लगता है, मिसेज राजीव को अपने पति के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए था, या उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और इस तरह की नई नई कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरीज विद कामिनी को। मिलते हैं किसी अच्छी सी नई कहानी के साथ।